एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे? देखो, आज हम करने वाले हैं क्लास 7th का साइंस का चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। थोड़ा सा ट्रिकी चैप्टर है, ध्यान से समझिएगा। तो चलिए विदाउट डिले अपने वीडियो को शुरू करते हैं। ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। इन टूडेज वर्ड इलेक्ट्रिसिटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। भैया आजकल के वर्ड की बात की जाए, आजकल संसार में हम बोलें तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है। किस चीज़ का? एनर्जी का। माने बिना बिजली के कुछ नहीं चलता, किसी चीज़ को भी एनर्जी नहीं मिलेगी, ना आपके पंखे को मिलेगी, ना आपके एसी को मिलेगी, ना टीवी को मिलेगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। देखो, इलेक्ट्रिसिटी जो होती है एक तरीके की एनर्जी प्रोवाइड कराती है, जिसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से क्या मिलते हैं? हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। इट इज़ अ कंट्रोलेबल। कंट्रोलेबल क्यों बोला? क्योंकि आप अपने हिसाब से फ़ैन को ऑन कर सकते हो, आप अपने हिसाब से फ़ैन को ऑफ कर सकते हो। तो ये काफ़ी कंट्रोलेबल है एंड कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। कन्वीनियंट क्यों? क्योंकि हम बस आराम से स्विच ऑन कर सकते हैं, फ़ैन चल जाएगा, स्विच ऑफ कर सकते हैं, बंद हो जाएगा। काफ़ी कन्वीनियंट है ना, बहुत आसान है इसे यूज़ करना। इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज्ड फॉर लाइटनिंग ट्यूब्स एंड बल्ब्स। हम सबको पता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है हम उसको ट्यूब्स जलाने में, बल्ब जलाने में यूज़ करते हैं। ऑपरेटिंग फैंस यानी कि हम अपने पंखे चलाने में यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस कोई भी हो सकता है, आपका टीवी, आपका फ्रिज, माइक्रोवेव, इन सब चीज़ों को चलाने में हमें बहुत आसानी होती है। एंड फॉर वेरियस अदर पर्पसेस, है ना, और बहुत सारे अलग पर्पस हैं जो हमारे फुलफिल हो जाते हैं इससे। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी विल स्टडी द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। हम अलग अलग इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ेंगे, है ना, बहुत अलग अलग उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अब इलेक्ट्रिक सर्किट वर्ड सुन के घबरा गए हो तो थोड़ा सा रुक जाओ, आगे चैप्टर में आपको सब क्लियर हो जाएगा। आगे आ जाते हैं, इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं और हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट को भी डिटेल में। सिंबल्स फॉर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। ठीक है, अब हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं, देखो ये सिंबल्स हैं। ठीक है, सिंबल क्या होता है बच्चे? चिन्ह, है ना। तो इलेक्ट्रिक सेल का चिन्ह, जिस तरह से आपको सिंबल बना के दिखाया हुआ है, ये एग्जाम में बनाने के लिए आ जाता है। ध्यान से और धीरे धीरे इस चैप्टर को पढ़ना, भागना मत। अब यहाँ पर आ जाओ, इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करो तो ये बल्ब ऑन है, ये बल्ब ऑफ है। तो यहाँ पर ये ऑन की सिचुएशन है, यहाँ पर ये ऑफ की सिचुएशन का सिंबल दिखाया। स्विच ऑन इसका क्या है? इस तरह से दिखाएंगे। स्विच ऑफ को हम किस तरह से दिखाएंगे? ऑफ पोजीशन है तो ये टूटा हुआ सर्किट, एक तरीके से रास्ता टूटा हुआ दिखा रहे हैं। बैटरी का सिंबल है तो इस तरह से ये बैटरी होती है, ये इसका सिंबल है। अब वायर का सिंबल आपको दिखाना है तो सिंपल सा एक लाइन ड्रॉ कर देना। वायर क्रॉसिंग विदाउट बीइंग कनेक्टेड, वायर क्रॉस कर रहे हैं लेकिन कनेक्ट नहीं हो रखे तो ऐसा दिखाया ना। वायर कनेक्टेड टुगेदर तो इस तरह से कनेक्शन दिखा देना, टी बना के। फिक्स्ड रेसिस्टेंस, ये देखिए इस तरह से दिखा देना। अभी के लिए सिंबल याद कर लो, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे आते हैं हम यहाँ पर। अब ये जो सारे के सारे सिंबल हैं ना, इन्हें सभी लोग यूनिवर्स में पूरा एक्सेप्ट करा हुआ है। यानी पूरे वर्ल्ड में आप अलग अलग जगह जाओगे, अलग अलग देशों में जाओगे ना, तो लोगों को सबको सेम ही सिंबल पता होंगे, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा फिर इससे। आगे आते हैं, सिंबल्स फॉर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। सिंबल्स की बात करें जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में चाहिए होती हैं, द कंपोनेंट्स सच एज सेल्स, बल्ब्स एंड वायर्स यूज्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ये सब यूज होते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में, आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इन सबको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के। वापस लाइन पढ़ा दो। द कंपोनेंट जैसे कि सेल होते हैं, बल्ब होते हैं, वायर होते हैं, जो भी कंपोनेंट, जो भी चीज़ें उसमें लग रही हैं, किसकी? इलेक्ट्रिक सर्किट की। सर्किट मतलब रास्ता समझ लो, यहाँ से स्विच ऑन किया, वो पूरा रास्ता कवर होते हुए फैन तक पहुँचा, तो ये पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट बन गया, पूरा रास्ता बन गया। तो जो भी चीज़ें बीच बीच में हम यूज़ करते हैं, जो भी कंपोनेंट्स हम यूज़ करते हैं, वो एलिमेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाते हैं। क्लियर है? To draw an electric circuit by making an actual diagram of a cell, battery, switch, bulb, etc. is a difficult job. अब आपको किसी को इलेक्ट्रिक सर्किट दिखाना है, बैटरी बनाओ, सेल बनाओ, बल्ब बनाओ, बहुत टाइम लग जाएगा। तो इन्होंने कहा कि एक डिफ़िकल्ट टास्क हो जाएगा अगर हम ओरिजिनल चीज़ें बनाने बैठ जाएँ तो। सो द साइंटिस्ट हैव डिवाइज्ड, तो साइंटिस्ट ने क्या किया? तैयार किया स्टैंडर्ड सर्किट सिंबल को। ठीक है, अब स्टैंडर्ड सर्किट सिंबल बना लिया, मतलब आप सिंबल बना दिया तो बहुत आसान है ना। अब सिंबल आपने बनाया तो कोई भी सामने वाला अंडरस्टैंड कर सकता है कि ये बैटरी का सिंबल है तो यहाँ पर बैटरी है, इसका मतलब बल्ब का सिंबल है तो यहाँ पर बल्ब है। ठीक है, तो ये काफ़ी इजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है। इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस को यहाँ से समझना आसान हो जाता है ना, सिंपल भी आप समझ सकते हो। The universally accepted circuit symbols of some of the electrical components which are often used in a circuit diagram are given table. Universally acceptable माने यूएस से जाओ, पाकिस्तान जाओ, नेपाल जाओ, इंडिया में रहो, सब में ये जो सिंबल है एक्सेप्टेड है, माने सब इनको एक्सेप्ट करते हैं, सब सेम सिंबल को यूज़ करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है अभी तक?
चलो नहीं है तो आगे आते हैं। इलेक्ट्रिक सेल क्या होते हैं? आपका रिमोट होता है ना, टीवी का रिमोट, एसी का रिमोट, उसके अंदर सेल डले होते हैं, बस उसी के बारे में पढ़ाएंगे आपको। एंड इलेक्ट्रिक सेल इज़ अ कॉमन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक सेल एक बिल्कुल कॉमन सोर्स है जिस चीज़ का, इलेक्ट्रिक करंट का, जिसमें से करंट पास होता है, तभी तो आपका जो रिमोट है वो चल पाता है ना, टू रन अ नंबर ऑफ डिवाइसेस इन एवरीडे लाइफ। और आप इससे बहुत सारी चीज़ें, नंबर ऑफ डिवाइसेस चला पाते हो अपने रोज़मर्रा के जीवन में। इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस सच एज टॉर्चेज हो गए, जिससे कि रोशनी निकलती है ना, वो टॉर्च। ट्रांजिस्टर्स, जैसे आवाज़ आती है, रेडियो टाइप होते हैं ना ट्रांजिस्टर्स, गाने वाने सुनते हैं, समाचार सुनते हैं उसमें, ठीक है। वॉकमैन, जो कान में आप लगा के अपने गाने सुनते हो। टीवी रिमोट्स, ठीक है। या फिर इलेक्ट्रिकल क्लॉक्स, जो आपकी घड़ियाँ होती हैं, वॉचेस हो गए आपके, और एंड इलेक्ट्रॉनिक टॉयज़ जो आते हैं, सब में हम लोग जो सेल हैं वो यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं उस चीज़ को, ठीक है, उससे वो चल पाते हैं। एवरी इलेक्ट्रिक सेल हैज़ अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल। हर एक इलेक्ट्रिक सेल में एक जगह प्लस का साइन होता है तो वो पॉजिटिव टर्मिनल है, दूसरी जगह माइनस का साइन लिखा होता है वो नेगेटिव टर्मिनल है। वर्ड याद कर लो बस, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। पॉजिटिव होगा तो प्लस का साइन लिखा होगा, नेगेटिव होगा तो माइनस का साइन लिखा हुआ होगा। द टर्मिनल्स आर क्लियरली प्रिंटेड ऑन ईच सेल। हर सेल पर प्रिंटेड होते हैं, मतलब प्रिंट किया हुआ लिखा हुआ होता है, प्लस का साइन माइनस का साइन बिल्कुल प्रिंटेड होता है, सो कन्फ्यूजन नहीं होगा कभी भी। मेनी ऑफ दीज अप्लाइंसेज यूज मोर देन वन इलेक्ट्रिकल सेल। अब ज़्यादातर हमने देखा कि इस तरह के जो रिमोट्स वगैरह होते हैं ना, एक से ज़्यादा सेल डलते हैं, मोस्टली 2 डलते हैं, किसी में 4 डलते हैं, एक बड़े कम में डलता है, राइट। चलो आगे आते हैं। इलेक्ट्रिक बैटरी के बारे में बात कर लेते हैं। डेफिनेशन एज इट इज़ याद कर लेना। द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल इज कॉल्ड अ बैटरी। 2 या 2 से ज़्यादा सेल जब हम मिला देते हैं, है ना, मिला के हमने रिमोट में रखा, तो हम कहेंगे बैटरी है, राइट। 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और 2 मोर सेल्स, ठीक है, इज कॉल्ड बैटरी, उसको बैटरी बोलते हैं। इन अ बैटरी अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिक सेल्स कैन बी कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल। अब अगर हम बैटरी की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रिक सेल्स जो कनेक्टेड होते हैं, या तो वो सीरीज़ में होते हैं। सीरीज़ में कैसे होंगे? यानी कि एक सेल यहाँ लगाए, फिर एक अगला लगाए, फिर एक अगला लगाए, फिर एक अगला लगाए, राइट, ये सीरीज़ में लगे। या पैरेलल लगे होते हैं, आपने देखा होगा आपके रिमोट में कई बार इस तरह से बाजू बाजू में लगे होते हैं, ठीक है, समझ में है। सीरीज़ में लगाए, पैरेलल लगाए, क्या होता है? इन अ बैटरी इलेक्ट्रिक सेल्स कैन बी कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल। बैटरी इन विच सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, अब हम उसकी बात करेंगे जिसमें लाइन से लगा होता है, जैसे चीटी लाइन बना के चलती है ना, टक टक एक के पीछे एक, जैसे आप प्रेयर में लाइन बनाते हो, ऐसे ही उसकी बात कर लेते हैं हम। इन दिस काइंड ऑफ बैटरी द सेल्स आर कनेक्टेड इन सच अ वे दैट द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट सेल। क्या होता है? इस तरह से लगते हैं कि मान लो यहाँ पर इसका नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है, तो अगले वाले का आपको पॉजिटिव टर्मिनल आगे रखना होगा, उसको लगाना होगा। फिर इसका यहाँ नेगेटिव है तो अगले वाले का क्या होगा? पॉजिटिव टर्मिनल आपको यहाँ रखना है। इस तरीके से ये चलते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड, जैसी ज़रूरत हो। अ नंबर ऑफ सेल्स कैन बी कनेक्टेड इन दिस वे। 4 सेल चाहिए, 2 सेल चाहिए, ये ज़रूरत पर निर्भर करता है, और इस तरह से हम क्या है, बैटरी बना लेते हैं। फिगर 14.2 शो करती है बैटरी इन विच 3 सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है, 3 सेल आपको कनेक्ट करते हुए दिखाएं, फिगर 14.2 में देख रहे हो। और यहाँ ध्यान से देखो, ये देखो, नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव, क्लियर है ये बात? चलो आ गया। इन मेनी डिवाइसेस, बहुत सारी डिवाइसेस में द सेल्स आर नॉट प्लेस्ड वन आफ्टर द अदर। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जहाँ एक के बाद एक सेल नहीं लगाया जाता, तो कैसे लगाया जाएगा? बराबर बराबर रखते हैं, पैरेलल रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन टीवी रिमोट कंट्रोल, जो टीवी का रिमोट कंट्रोल होता है, द 2 सेल्स आर प्लेस्ड साइड बाय साइड। कैसे होता है? मान लो ये मेरे टीवी का रिमोट है, तो एक सेल यहाँ रखा है, दूसरा उसके बगल में होता है, आगे पूरे बटन बने होते हैं, ऐसे ही होता है ना। तो हम इसको कैसे करेंगे फिर? वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द अदर सेल बाय अ मेटल स्ट्रिप इन द सेल होल्डर ऑफ द टीवी रिमोट। अब आप देख लेते हैं, यहाँ देख लेते हैं, ये देखो, यहाँ पर एक मेटल की स्ट्रिप लगी हुई है, ठीक है, ये एक मेटल की स्ट्रिप लगी हुई है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, तो इस साइड हमने इसका नेगेटिव टर्मिनल रखा। अब यहाँ पर ये मेटल की स्ट्रिप से ये जुड़ा हुआ है, और पॉजिटिव और नेगेटिव इस तरह से हम इसे रखते हैं। क्लियर है यहाँ तक बात? ठीक है, चलो आगे। दिस विद द सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। अब इस तरह से ये कनेक्ट होते हैं इन सीरीज। मोर ओवर, फिर भी बात करें, इन ऑर्डर टू हेल्प अस, कि भाई हमारी मदद करने के लिए कि हम कंफ्यूज ना हो जाए, द सेल्स करेक्टली इन द सेल होल्डर सिंबल प्लस का और माइनस का प्रिंटेड होता है, सो दैट कोई अनपढ़ आदमी भी बस प्लस माइनस देखे और आराम से उसको लगा ले, उसको कोई दिक्कत
ना हो, ये दोनों साइड पर प्रिंटेड रहते हैं सेल होल्डर में। समझ में आया? ये सेल होल्डर है जिसमें सेल जो है वो पूरा रखे हुए हैं। ये मेटल की स्ट्रिप है, ये देखो मेटल की स्ट्रिप ये बनी हुई है। ठीक है, चलो आगे आते हैं। The batteries used in cars, buses, trucks, tractors, inverters, etc. are also made by connecting cells. आप जो बैटरी देखते हो, जो बस की बैटरी देखते हो, ट्रैक्टर की देखते हो, ट्रक्स की देखते हो, इन्वर्टर में देखते हो, आप देखते हो कि सब जो हैं सेल्स को कनेक्ट कर करके बनाई गई हैं, राइट? सेल्स के कॉम्बिनेशन से बन रही हैं। अ कटआउट ऑफ अ कार बैटरी हैविंग 6 सेल इज शोन इन फिगर 14.4। एक कटआउट आपको दिखा रखा है, थोड़ा सा काट के आपको हिस्सा आपको दिखाया है। 6 सेल की ये पूरी बैटरी बनी है। बैटरी क्या है? जो 2 या 2 से ज़्यादा सेल के कॉम्बिनेशन से बनती है, राइट? तो ये बैटरी हमें दिखा रखी है। दिस टाइप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड स्टोरेज सेल्स। इस तरह के सेल को हम क्या बोलते हैं? स्टोरेज सेल्स बोलते हैं, यानी इसमें एनर्जी स्टोर रहती है। दी सेल्स कैन बी रिचार्ज्ड। और इस तरह के सेल को हम रिचार्ज कर सकते हैं। क्या आप अपने टीवी के रिमोट को रिचार्ज कर सकते हो? नहीं कर सकते, ठीक है? उसको हम रिचार्ज नहीं कर सकते। ऑर्डिनरी सेल्स विच वी यूज़ इन टॉर्चेस एटसेट्रा हाउ एवर के नॉट बी रिचार्ज। लेकिन ये बैटरी वाला जो कॉम्बिनेशन से बना रखा है वो रिचार्ज हो जाता है। किसी किसी के घर में इन्वर्टर होगा तो उसको पता होगा, इन्वर्टर की जो बैटरी होती है हम चार्ज कर देते हैं, वो तो रिचार्ज हो जाती है वो बार बार, ठीक है? लेकिन टीवी वगैरह के रिमोट जो होते हैं, वंस एग्जॉस्टेड, एक बार ये ख़त्म हुए तो दे शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपरली। तो आपको इन्हें अच्छे तरीके से बस फेंक देना है, फिर ये आप रिचार्ज नहीं कर सकते। तो कौन से वाले रिचार्ज हो सकते हैं? बैटरी वाले। कौन से? जो हम बैटरी वाले जो कनेक्ट करके बनाएं तो रिचार्जेबल अलग होते हैं, और जो टीवी वगैरह में डलते हैं रिमोट के जो सेल होते हैं उनके, वो रिचार्जेबल नहीं होते। इतनी बात हमें समझ आ गई अच्छे से। हमने समझा कि भाई सीरीज़ में होते तो एक के बाद एक होते हैं, और हमने समझाया कि भाई साइड बाय साइड लगे होते हैं तो वो मेटल की स्ट्रिप से कनेक्टेड होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? बैटरी इन विच सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ऐसी बैटरी जिसमें सेल्स जो हैं पैरेलल होती हैं। When you connect cells in parallel, जब आप पैरेलल कनेक्ट करते हो, the negative terminal of all the cells are connected together. अब जब पैरेलल आपने रख लिए, ठीक है, साइड बाय साइड नहीं, पैरेलल, एक ये फिर ये पैरेलल रखते हो तो मेटल की स्ट्रिप से ऐसे कनेक्ट होंगे कि सारे पॉजिटिव एक तरफ, सारे नेगेटिव एक तरफ। याद रखना, सीरीज में रखते हो तो पॉजिटिव नेगेटिव, साइड बाय साइड रखते हो पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन पैरेलल रखते हो तो सारे पॉजिटिव एक साइड, सारे नेगेटिव एक साइड, मेटल स्ट्रिप की तरफ, राइट? वापस पढ़ लो। द नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ ऑल द सेल्स आर कनेक्टेड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ वायर्स। सिमिलरली इसी तरीके से द पॉजिटिव टर्मिनल्स ऑफ ऑल द सेल्स आर ऑल्सो कनेक्टेड टुगेदर। यू कैन यूज़ अ सेल होल्डर टू होल्ड द सेल्स इन पैरेलल। आप सेल होल्डर का यूज़ भी कर सकते हो सेल्स को पैरेलल रखने के लिए। इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करें, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। अब यहाँ से एक सोचो, एक पाइप है, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, अगर तो ये आगे जाके फ्लो करेगा तो यहाँ पर करंट आएगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं करेंगे तो करंट नहीं आएगा, यानी कि बिजली नहीं चालू होगी आपकी। क्लियर है ना इतनी बात? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रॉन्स का आगे फ्लो करना ही इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम अ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है ये फ्लो, ध्यान से समझ लो। ये फ्लो इलेक्ट्रॉन्स का पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है। द पाथ यानी कि रास्ता अलोंग विद जिस पर द इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो, जिस पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। यानी कि उस पूरे रास्ते को हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। आपने यहाँ से स्विच ऑन किया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ने फ्लो किया, और यहाँ पर आके आपका कोई भी बल्ब था वो जल गया, तो ये जो रास्ता है इलेक्ट्रिक सर्किट है आपका पूरा का पूरा। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो किए उसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ। क्लियर है यहाँ तक बात? एन इलेक्ट्रिक सर्किट जनरली कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट्स। क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सेल और बैटरी। अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है? सेल या बैटरी। अ कंडक्टिंग वायर चाहिए, से कॉपर की वायर आप लिख सकते हो, ठीक है? कंडक्टिंग वायर में आप कॉपर की वायर ही लिख कर आना, दिमाग मत लगाना बहुत ज़्यादा, आप कॉपर की वायर लिखाना। एंड इलेक्ट्रिक अप्लायंस में बल्ब आपने यहाँ पर लिया, एक स्विच आपको चाहिए की, है ना, जिसको आप शो करोगे, चला के बंद करके दिखाओगे आप। क्या क्या चाहिए? सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चाहिए, सेल या बैटरी जहाँ से करंट फ्लो होगा। आपको एक वायर चाहिए सर्किट बनाने के लिए। आपको कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस तो चाहिए जिसे आप जला के बुझा के दिखाओगे, और जलाने बुझाने के लिए आपको एक बटन की ज़रूरत पड़ेगी। चलो कम टू द नेक्स्ट पेज।
द इलेक्ट्रिक पाथ यानी कि रास्ता विच स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल एंड एंड्स एट द नेगेटिव टर्मिनल विदाउट एनी ब्रेक, तो इसे हम क्लोज्ड सर्किट बोलेंगे। यानी कि बीच में कहीं भी तार टूटा हुआ ना हो, कोई ब्रेक ना लगे। मानो कोई तार टूट गया तो फ्लो टूट गया ना, अभी एक पानी का पाइप है आपने टंकी में लगाया और पौधों तक पानी पहुंच गया, लेकिन अगर बीच में से कोई कट लगा देगा तो पानी पौधों तक पहुंचेगा नहीं, पहुंचेगा ना। जहाँ से कट लगा है बस वहीं पर ही खत्म हो जाएगा, वहीं पर ही बिखर जाएगा पानी। ऐसे ही जब आपने किसी सेल या बैटरी से कोई तार कनेक्ट किया और बीच में अगर वो टूट गया तो वो ओपन सर्किट हो गया, एक तरीके से उसमें रास्ता कवर नहीं कर पाएगा वो पूरा, तो वो ओपन सर्किट हो जाएगा। और अगर बंद हुआ तो क्लोज्ड सर्किट हो जाएगा। क्लियर है? क्लोज्ड को हम कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट भी बोलते हैं। द इलेक्ट्रिक पाथ विच स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल एंड इज ब्रोकन एट सम पॉइंट, कहीं बीच में टूट जाए, इज कॉल्ड एन इनकम्प्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट। हम उसे इनकम्प्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं और एन ओपन सर्किट भी हम उसे बोलते हैं। नो करंट फ्लोज इन सच अ सर्किट, इस तरह के सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है। सर्किट डायग्राम की बात कर लेते हैं। अ डायग्राम विच शोज द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेंट्स, एक ऐसा डायग्राम जिसमें अलग अलग इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेंट्स जो हैं वो शो हो रहे हैं इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में, विद द हेल्प ऑफ देयर सिंबल्स, सिंबल्स की मदद से आपको जिसमें समझाया जाता है, हम उसे कहते हैं सर्किट डायग्राम। एग्जाम में सर्किट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आता है। अब ड्रॉ करोगे तो बैटरी में बैटरी बनाते तो बड़ा टफ हो जाता, बल्ब बनाते तो बड़ा टफ हो जाता, तो क्या आसान है कि हम उनके सिंबल्स बना दें। ठीक है, सो लेट अस नाउ ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम। तो कहते हैं चलो भाई एक सर्किट का डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ सेल, इलेक्ट्रिक सर्किट में भी सेल होता है जहाँ से फ्लो स्टार्ट होगा बिजली का, एक बल्ब होता है जिसे आपको जलाना है, एंड अ क्लोज्ड स्विच होता है, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ड्रॉइंग का सर्किट डायग्राम। अब इसे कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? आप एक सर्किट डायग्राम बना सकते हैं। अब सेल से देखो, अब आप देख सकते हो कि भाई सेल से किस तरह से इलेक्ट्रॉन इस साइड को फ्लो कर रहे हैं, इस साइड है, ये देखो ये पूरा बंद है, और ये देखो ये इस तरह से ये बल्ब हमारा जल गया और ये पॉजिटिव टू नेगेटिव इस तरह से आ गया, राइट। एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ सेल, ये क्लोज दिखाया, पूरा बंद दिखाया, क्लोज्ड स्विच है तो बल्ब ग्लो कर रहा है। अगर ये ओपन होता तो बल्ब ग्लो नहीं करता। देखो ग्लो कर रहा है तो आपको क्या दिखाएंगे, इस तरह से ये किरणें निकलते हुए दिखाएंगे कि ये ग्लो कर रहा है। और अब जब आपका ये वाला देखो, ये इसमें क्या होगा कि आपको ये स्विच दिखा रहे हैं, यहाँ पे ओपन स्विच है, खुला हुआ है एक तरीके से, है ना, खुला हुआ है, यानी कि अब आप ना यहाँ पे बल्ब नहीं ग्लो करेगा, तो देखो बल्ब किरणें भी नहीं दिखा रहे हैं फिर वो यहाँ पर। एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ सेल, अ बल्ब एंड एन ओपन स्विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ड्रॉइंग अ सर्किट डायग्राम। ठीक है, सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करके बता सकते हो अच्छे से, इसमें बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। टू शो द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन अ क्लोज्ड सर्किट एंड स्टॉप इन एन ओपन सर्किट, आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, एक एक्टिविटी करवाएंगे अब आपसे। तो थिंग्स क्या चाहिए, एक सेल चाहिए, एक स्विच चाहिए, सम पीसेज ऑफ कॉपर वायर चाहिए, है ना, उससे से तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। बल्ब चाहिए, बल्ब होल्डर चाहिए जिसमें आप बल्ब को लगाओगे। Method. The positive terminal of the cell is connected to one end. एक तरफ तो आप पॉजिटिव टर्मिनल से तार को कनेक्ट करोगे, किससे कनेक्ट करोगे, विद पीस ऑफ कॉपर वायर, राइट, कॉपर वायर से, यहीं इसी कॉपर वायर से जो बिजली का कनेक्शन है आप वो करेंगे बेसिकली। द अदर एंड ऑफ द स्विच इज कनेक्टेड टू द एंड ऑफ द बल्ब होल्डर, क्योंकि बल्ब देखो अब तार जहाँ से स्विच होगा वहाँ से ऑन लगाओगे और पूरा का पूरा बल्ब होल्डर तक लेके जाओगे, ठीक है, और बल्ब होल्डर पे लगाओगे, जब होल्डर में बल्ब फिट करोगे तभी तो बल्ब जलेगा। Another piece of copper wire, ठीक है, तो the other end of the switch is connected to one end of the bulb holder with another piece of copper wire, ठीक है। The negative terminal of the cell is connected to the other end of the bulb holder with a copper wire. Negative terminal को सेल के कनेक्ट करना है दूसरे एंड पे बल्ब होल्डर के कॉपर वायर के, एक तरफ कॉपर वायर को लपेटा आपने और दूसरी तरफ से उसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है, वायर से आपके। केस वन, व्हेन द स्विच इज ऑन पोजीशन, जब आपका स्विच ऑन पोजीशन में होगा और क्लोज्ड होगा, ऑन मतलब क्लोज्ड होगा, तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, बल्ब जल जाएगा। यू नोटिस दैट द बल्ब ग्लोज ब्राइटली एज शोन इन फिगर 14.7। इन दिस केस, इस केस में a continuous path is provided to the circuit, इलेक्ट्रिक सर्किट, एक पूरा रास्ता इसको मिल जाएगा। यहाँ से देखो, यहाँ से ज़्यादा समझ में आएगा। ये आपने कॉपर का वायर लगा रखा है, ये स्विच ऑन पोजीशन में, टूटा हुआ नहीं है, कोई गैप नहीं है, बल्ब होल्डर तक आपकी लाइट पहुँच जाएगी, बल्ब जल जाएगा और यहाँ से इसके नेगेटिव टर्मिनल तक जाएगा। पॉजिटिव टू नेगेटिव ये घूमेगा फ्लो, पॉजिटिव टू नेगेटिव घूमेगा, ठीक है। ये देखो बल्ब हमारा जल रहा है। आगे आओ,
अब ऐसे केस में इन दिस सर्किट एंड द बल्ब, इस तरह का सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, बल्ब फ्लो करेगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है क्लोज्ड सर्किट में। केस 2 दिखाते हैं व्हेन द स्विच इज इन ऑफ पोजीशन। जब आपका स्विच ऑफ पोजीशन में हो और ओपन हो, यू नोटिस, आप नोटिस करते हो दैट द बल्ब स्टॉप्स ग्लोइंग, आपका बल्ब स्टॉप कर देता है ग्लो करने के लिए, यानी कि ग्लो नहीं करता। व्हेन द स्विच इज ऑफ पोजीशन एंड ओपन सर्किट, अब आप देखो आपको क्या दिखाया है यहाँ पर, ये ओपन दिखाया है, खुला हुआ दिखाया है। तो ऐसे कंडीशन में देखो पॉजिटिव टू जाएगा तो पॉजिटिव टू नेगेटिव ही ऐसे ही घूमेगा, लेकिन ये तो यहीं टूट गया ना, इसीलिए उसने आगे जाते हुए दिखाया ही नहीं, है ना, इसलिए उसने आगे कोई आपको एरो बना के दिखाया ही नहीं, और इसमें बल्ब नहीं ग्लो कर रहा है। चलो आगे आते हैं। द बल्ब डज नॉट ग्लो एज शोन इन फिगर 14.7। इन दिस केस क्या होगा, देयर इज अ गैप और अ ब्रेक, बीच में गैप आ गया, ब्रेक आ गया इन द सर्किट। व्हेन द इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रेक्स, जब इलेक्ट्रिक सर्किट टूटता है, नो करंट कैन फ्लो, कोई करंट फ्लो ही नहीं करता इन सर्किट। हैंस इसी वजह से द बल्ब डज नॉट ग्लो, बल्ब ग्लो नहीं करता। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कहें तो नो इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन एन ओपन सर्किट, ओपन सर्किट में कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करता। कंक्लूजन ये निकला, दस इट प्रूव्स, ये प्रूव करता है दैट इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन अ क्लोज्ड सर्किट और स्टॉप हो जाता है ओपन सर्किट में। सिंपल सी बात है, बहुत देर से हम ये बात समझ रहे हैं। नोट करो, डू नॉट कीप द स्विचेस इन ऑन पोजीशन फॉर अ लॉन्ग टाइम, दिस इज बिकॉज द सेल में बी बिकम वीक। खामा में जलाओगे तो क्या होगा, उसकी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, वो वीक हो जाएगा। रेसिस्टेंस का मतलब होता है विरोध करना। कार्स मूव विद ग्रेटर ईज ऑन अ स्मूथ रोड, आपकी कार जा रही है, अब अगर रोड एकदम स्मूथ है ना, बिल्कुल प्लेन है, कोई खड्डे वड्डे नहीं है, तो आराम से स्मूथली निकल जाएगी। और क्या होगा, बम्पी रोड होगी तो कार की स्पीड कैसी हो जाएगी भाई, फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा, फ्रिक्शन मतलब वो रोकेगी ज़्यादा, तो आपकी स्पीड नहीं बन पाएगी। दिस इज बिकॉज द बम्पी रोड क्या होता है, ऑफर्स अ ग्रेट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है बेसिकली, जो आपको रोकेगा, फ्रिक्शन की वजह से ही आप चल पा रहे हो, फ्रिक्शन नहीं होता तो आप चलते ही जाते, रुक ही नहीं पाते, समझ रहे हो। तो फ्रिक्शन क्या होगा, अगर बम्पी रोड होती है, रफ सरफेस होता है, तो फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, ठीक है। तो हैंस द कार मूव स्लोली ऑन अ बम्पी रोड, स्मूथ रोड पे कार आराम से नहीं चली जाती क्योंकि फ्रिक्शन कम होता है। बम्पी रोड पे, बम्पी यानी उबड़ खाबड़ रोड पे फ्रिक्शन ज़्यादा होता है तो कार आगे ढंग से बढ़ नहीं पाती है। सिमिलरली मटेरियल रेसिस्ट करते हैं द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को। कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो अपने अंदर से जाने ही नहीं देते इलेक्ट्रिक करंट को। कौन नहीं जाने देता, सोचो, लकड़ी वगैरह नहीं जाने देती ना। चलो यहाँ देखते हैं, इधर अभी इसे ही कंप्लीट करते हैं। फ्लो थ्रू देम, द प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल बाय वर्च्यू, एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें ये गुण होता है ऑफ विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि वो फ्लो ऑफ करंट को आगे ना बढ़ने दे, थ्रू इट इज कॉल्ड इट्स रेसिस्टेंस। हम कहते हैं कि वो विरोध कर रहा है, जाने नहीं दे रहा है। द लोअर द रेसिस्टेंस, जितना कम रेसिस्टेंस होगा द ग्रेटर इज द करंट फ्लोइंग। जितना कम रोका जाएगा करंट उतनी तेजी से निकल जाएगा। लेट सपोज तुम एक करंट हो और तुम्हें कोई रोक रहा है, पकड़ रहा है, रेसिस्टेंस लगा रहा है, यानी तुम्हारा विरोध कर रहा है, तुमको जाने नहीं दे रहा, तो जितने ज़्यादा लड़के तुम्हें खड़े होकर रोक देंगे तो उतना ही तुम्हारे को बहुत पावर लगानी पड़ेगी आगे जाने का, तुम नहीं जा पाओगे। और अगर रेसिस्टेंस को हटा दें बीच में तो तुम फ्लो कर जाओगे, एकदम तुम आगे बढ़ जाओगे। सेम एज बिल्कुल इसी में भी चलता है कि जितना ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा उतना ही फ्लो कम होता है, ठीक है। द लोअर द रेसिस्टेंस, जितना कम रेसिस्टेंस होगा द ग्रेटर द करंट फ्लोइंग, है ना, उतना ज़्यादा करंट आगे फ्लो कर जाएगा। मटीरियल्स लाइक मेटल्स हैव अ वेरी लो रेसिस्टेंस। मटीरियल्स जैसे कि मेटल्स, उनमें लो रेसिस्टेंस होता है, माने रेसिस्टेंस कम होगा, विरोध कम होगा तो फ्लो ज़्यादा होगा। तो मेटल में से क्या होता है, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, सो दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। समझ रहे हो, मेटल जो होते हैं वो विरोध ही नहीं करते करंट पास होने के लिए, रेसिस्टेंस होता बहुत कम है, तो कम होता है तो क्या होता है, करंट ज़्यादा तेज़ी से पास हो जाता है। सो दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेल, बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, एंड आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और सप्लाई करते हैं, सप्लाई कंडक्टर्स, राइट। मटेरियल्स लेकिन इसके उल्टा, अगर हम वुड की बात करें, प्लास्टिक की बात करें, रबड़ की बात करें, माइका की बात करें, एग्जाम्पल याद कर लेना, कंडक्ट करते हैं ऑलमोस्ट नो इलेक्ट्रिसिटी। क्यों, क्योंकि रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है, रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है तो करंट कम फ्लो होता है। सो दे आर द पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और हम इन्हें इंसुलेटर्स बोलते हैं। मेटल्स को कंडक्टर्स बोलते हैं, इन्हें इंसुलेटर्स बोलते हैं, ये जाने नहीं देते। दे हैव वेरी हाई रेसिस्टेंस, बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंस होता है। वाई डू वी यूज़ कॉपर वायर्स फॉर मेकिंग कनेक्टिंग इन अ सर्किट, क्योंकि ये क्या है, ये क्योंकि ये आराम से फ्लो करने देगा, है ना। आगे चलते हैं हम।
एंड इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। एंड इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस 3 इफेक्ट्स। इलेक्ट्रिक करंट 3 जो है इफेक्ट प्रदान करता है। पहला हीटिंग इफेक्ट, गर्मी पैदा करता है। दूसरा मैग्नेटिक इफेक्ट और तीसरा है केमिकल इफेक्ट। ठीक है, इन दिस केस, इस तरह के केस में वी विल स्टडी, हम पढ़ेंगे ओनली द हीटिंग इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। 7th क्लास में आपको यही 2 पढ़ने हैं। वी विल स्टडी द केमिकल इफेक्ट जो है ऑफ करंट इन हायर क्लासेस। केमिकल आपको अभी इस क्लास में नहीं पढ़ाया जाएगा। चलो एक एक करके ये भी पढ़ लेते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ अ करंट कैसा होता है। रेसिस्टेंस कैन बी कंपेयर्ड विद द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, है ना। रेसिस्टेंस ज़्यादा है, रोध ज़्यादा है तो करंट कम पास होता है, रेसिस्टेंस कम है तो करंट ज़्यादा पास होता है। व्हेन यू रब योर पाम अगेंस्ट ईच अदर, जब आप अपने पाम को एक दूसरे की तरफ घिसते हो तो योर पाम बिकम वार्म। आपकी जो पाम होती है वो कैसी हो जाती है भाई, गर्म हो जाती है, बिकम वार्म। किस लिए हो जाती है, टू द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से बिटवीन द सर्फेसेस ऑफ योर पाम। आपके दोनों पाम के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा होता है उसकी वजह से गर्म हो जाती है, तो हीटिंग इफेक्ट आ गया। सिमिलरली व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पास होता है ऑन हाई रेसिस्टेंस, बहुत ज़्यादा विरोध होता है, लाइक वायर, लाइक निक्रोम वायर, द इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। अब उस केस में इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होती है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। कब हो जाती है, वापस सुनो। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू अ हाई रेसिस्टेंस, ज़्यादा रेसिस्टेंस करने वाले वायर से पास हो। जब इलेक्ट्रिक करंट एक हाई रेसिस्टेंस वाले वायर से पास होता है, जैसे कि निक्रोम वायर, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, विच हीट्स अप द रेसिस्टेंस वायर। अब जो वायर रेसिस्ट कर रहा है वो गर्म हो जाएगा और इसी को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट, राइट। चलो कमिंग टू द नेक्स्ट पेज। टू शो द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट क्या क्या चीज़ें चाहिए, थिंग्स नीडेड। 2 आयरन नेल चाहिए, 2 कीले चाहिए, अ थर्माकोल शीट चाहिए आपको, कॉपर वायर चाहिए, अ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस ऑफ निक्रोम वायर आपको चाहिए, और क्योंकि दिखाएंगे ना हीटिंग इफेक्ट उससे, और इलेक्ट्रिक सेल एंड अ स्विच चाहिए। मेथड क्या है, टेक 2 आयरन नेल्स, 2 लोहे की कीले लो, एंड फिक्स दैम सम डिस्टेंस अपार्ट ऑन अ थर्माकोल शीट। कैसे फिक्स कर दिए, ये देखो थर्माकोल की शीट पे, अभी दिखाते हैं, यहाँ कहीं तुम्हें दिखा रखा था ये, अच्छा इसकी पिक नहीं दिखा रखी है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। थर्माकोल की शीट पे इस तरह से ये एक शीट बना लो, यहाँ पर एक कील, यहाँ पर दूसरी, इस तरह से लगा दो, ठीक है। अब क्या करना है इसके अलावा, टेक अबाउट अ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस ऑफ निक्रोम वायर, 10 सेंटीमीटर का लगभग लंबा टुकड़ा ले लो निक्रोम वायर का, एंड टाई इट बिटवीन द 2 नेल्स, दोनों कीलों के बीच में इसको बांध दो पूरा अच्छे से, है ना, दोनों तरफ से। निक्रोम वायर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक रिपेयर शॉप, आप जा सकते हो इलेक्ट्रिक रिपेयर शॉप पे और वहाँ से आप ये वायर ला सकते हो। और अ पीस ऑफ डिस्कार्डेड कॉइल, आपके घर में अगर पड़ी हो किसी भी इलेक्ट्रिक हीटर की, तो वहाँ से भी आपको आराम से मिल जाएगी, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट, अब एक रास्ता बनाओ। रास्ता क्या होता है, एक से लेकर दूसरे पॉइंट तक, ठीक है, जहाँ से इलेक्ट्रिक करंट चालू होगा और जहाँ तक पहुँचेगा वो पूरा रास्ता, वो सर्किट आपको बनाना है। मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट बाय कनेक्टिंग द 2 नेल्स टू द 2 टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल थ्रू अ स्विच, ठीक है, स्विच से बनाना है बाय यूजिंग कॉपर वायर्स। आपने स्विच से लेकर और जो भी चीज़ें जलानी है वहाँ तक आपको बनाना है सर्किट। नाउ पास इलेक्ट्रिक करंट, अब आपको इलेक्ट्रिक करंट को पास करना है बाय मूविंग द स्विच टू ऑन पोजिशन, है ना। ऑन पोजिशन मीन बीच में सर्किट टूटे नहीं। आफ्टर फ्यू सेकेंड आप देखोगे टच द निक्रोम वायर, और आप देखोगे फॉर अ मोमेंट, आफ्टर सम मोमेंट, और वो गर्म हो जाएगा। अब ये दिखा तो रखा है, मैं क्यों कंफ्यूज थी, देखो ये आपका थर्माकोल का शीट है, इसमें 2 नील आपको लगा रखी हैं, ये बीच में निक्रोम वायर आपको दिखा रखी है, ये आयरन की नील है, ये भी लोहे की ही है, ये कॉपर वायर है, ये देखो ये कॉपर वायर है, ये भी कील से आपने कनेक्ट कर रखी है। अब यहाँ से ये सेल दिखा रखा है, ये देखो स्विच ऑफ पोजीशन में है, और ऑफ पोजीशन में गर्म नहीं करेगा, ऑन पोजीशन में होगा तो गर्म कर देगा। एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ डिमॉन्स्ट्रेट द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ऑब्जर्वेशन, द निक्रोम वायर बिकम्स हॉट, गर्म हो जाती है। कंक्लूजन क्या है, निक्रोम वायर बिकम्स हॉट बिकॉज द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू इट, क्योंकि उससे इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है और वो रेसिस्टेंस करेगी, रेसिस्टेंस करती है, उसकी नेचर है, तो वो वायर गर्म हो जाती है। द इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी इस केस में, विच हीट्स अप द निक्रोम वायर, जो निक्रोम वायर को गर्म कर देती है। दिस इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट, ये हीटिंग इफेक्ट है करंट का। अब आइए यहाँ पर, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन अ वायर ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट डिपेंड 2 चीज़ों पे करता है। कितनी हीट जो है वो प्रोड्यूस होगी वायर में, वो 2 चीज़ों पर निर्भर करता है। पहला, रेसिस्टेंस ऑफ मटेरियल, कितना ज़्यादा वो रेसिस्टेंस करेगा उतना ही ज़्यादा वो गर्म हो जाएगा।
मैग्नीट्यूड ऑफ करंट पास थ्रू द वायर। ठीक है, आप ये पढ़ लेते हैं इसको। हीट प्रोड्यूस डिपेंड्स ऑन रेसिस्टेंस ऑफ मटेरियल, इन्हीं पॉइंट को क्लियर करेंगे, राइट। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन अ मटेरियल बाय एन इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड करता है उसके रेसिस्टेंस पे। हमने यही बात बहुत देर से कर रहे हैं कि कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, ये डिपेंड करता है कितना रेसिस्टेंस प्रोड्यूस होता है इससे। द हायर इज द रेसिस्टेंस, की बात याद रखना, जितना ज़्यादा वो तार विरोध करेगा, द हायर द रेसिस्टेंस ऑफ द मटीरियल द ग्रेटर इज द हीट प्रोड्यूस्ड, उतनी हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। एंड द लोअर इज द रेसिस्टेंस ऑफ द मटीरियल, जितना कम होगा रेसिस्टेंस द लेसर इज द हीट प्रोड्यूस, ठीक है, उतनी कम हीट प्रोड्यूस होगी। दूसरा है हीट प्रोड्यूस डिपेंड करता है उसके मैग्नीट्यूड करंट के। स्मॉल करंट पासिंग इन अ वायर प्रोड्यूस लेस हीट, थोड़ा करंट पास होगा तो हीट भी थोड़ी प्रोड्यूस होगी। लार्ज करंट पास होगा सेम वायर से तो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। जितना ज़्यादा करंट पास करोगे उतनी हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, जितना कम करंट पास करोगे उतनी हीट कम प्रोड्यूस होगी। ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, कितना ज़्यादा आपने करंट पास किया उतना ही थ्रू अ गिवन वायर ग्रेटर विल बी द हीट प्रोड्यूस्ड ऑन इट। ठीक है, समझ आ गया पॉइंट। जितना ज़्यादा करंट पास करोगे उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ अ करंट। अब द हीटिंग इफेक्ट ऑफ अ इलेक्ट्रिक करंट हैज़ मेनी एप्लीकेशन इन अवर डे लाइफ, एवरीडे लाइफ, बहुत सारी जगह हम इसको काम में लेते हैं। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस विच आर बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट आर गिवन बिलो। पहला, इलेक्ट्रिक हीटिंग अप्लायंसेस कौन कौन से हम लोग घर में यूज़ करते हैं, आपको पता है ना, टोस्टर, कैटल, इलेक्ट्रिक ओवन हमारे यहाँ होता है। ये सब गर्म जब होते हैं तो हमारा काम बनता है बेसिकली इनसे। द इलेक्ट्रिक हीटिंग अप्लायंसेस सच एज इलेक्ट्रिक रूम हीटर, तो जितना उसका वायर गर्म होता है उतना ही क्या हो रहा है, कमरा गर्म हो रहा है हमारा। जितना जो आपका प्रेस है वो जब तक उसमें हीटिंग इफेक्ट नहीं हुआ तो आप अपने कपड़े कैसे प्रेस करोगे, राइट। तो टोस्टर है, इलेक्ट्रिक ओवन है, वाटर हीटर है, इमर्शन रॉड है, ये सब इसी प्रिंसिपल पर चलते हैं। चलो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये देख रहे हो, ये कॉइल किसकी लगी हुई है, निक्रोम वायर की। क्यों? क्योंकि रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा है इसका, जितना ज़्यादा रेसिस्टेंस उतनी जल्दी ये गर्म होती है, और मैग्नीट्यूड यानी कि करंट इस पर जितना ज़्यादा छोड़ दोगे उतनी ज़्यादा गर्म हो जाएगी। चलो आगे आते हैं। ऑल द इलेक्ट्रिक हीटिंग अप्लायंसेस कंटेन कॉइल ऑफ हाई रेसिस्टेंस वायर। हाई रेसिस्टेंस होगा तभी हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, इसको हम हीटिंग एलिमेंट बोलते हैं। विच इज़ मेड ऑफ निक्रोम एलॉय, ठीक है, जिसमें क्या होता है, आयरन होता है, निकल होता है, क्रोमियम होता है और मैग्नीशियम होता है। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू एन इलेक्ट्रिक हीटिंग अप्लायंस, ठीक है, जब आपने इलेक्ट्रिक हीटिंग अप्लायंस को तार को ऑन किया, इलेक्ट्रिक करंट उसमें से पास हुआ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड, काफ़ी सारी हीट उसमें से प्रोड्यूस हो जाती है इन द एलिमेंट, ठीक है, उस एलिमेंट में, ड्यू टू विच इसके कारण इट बिकम्स रेड हॉट, तो वो लाल लाल दिखने लगता है। आप देखो किसी के घर में अगर आपने देखा हो इस तरह के हीटर होते हैं तो एकदम लाल रॉड हो जाती है, ठीक है, इसी वजह से, हीटिंग इफेक्ट की वजह से ही ऐसा होता है। द हीट इज़ देन पुट टू द डिज़ायर्ड यूज़, आप जो भी तुम्हारा यूज़ है उसके हिसाब से आप हीट को यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल द हॉट इलेक्ट्रिक आयरन इज़ यूज फॉर आयरनिंग क्लोथ्स, है ना, प्रेस का यूज़ करते हैं हम अपने कपड़ों को प्रेस करने के लिए। द हॉट इलेक्ट्रिक रूम हीटर इज़ यूज फॉर वार्मिंग द रूम, उसको हम रूम को गर्म करने के लिए यूज़ करते हैं, रूम हीटर जो होते हैं हमारे। एंड यूज़ फॉर कुकिंग, इलेक्ट्रिक हीटर जो होते हैं हम उससे खाना भी बनाते हैं। अभी बहुत कम लोगों को पता होगा, मतलब बड़े गाँव में फिर भी बचा है, शहरों में तो कम हो गया है। पहले छोटे छोटे हीटर से आते थे, उस पर खाना भी बनता था, ठीक है। यहाँ पर एक कॉर्ड दिखा रखी है, तार दिखा रखा है, बेसिकली कनेक्ट कर रखा है इस केबल ने, कनेक्टिंग केबल को कॉर्ड बोलते हैं बेसिकली, मेड ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, ठीक है। और यहाँ पर एलिमेंट किसका दिखाया है, वही निक्रोम वायर का हमारे। अब आगे आ जाओ। द वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग लाइट इमिटिंग डायोड्स। अब ये क्या होती है, एलईडी। अब एलईडी में क्या होता है कि कम बिजली हमारी, मतलब उसमें हीटिंग इफेक्ट नहीं होता, तो बस रोशनी हो रही है, एक काम कम हो गया तो उसके ऊपर कहना चाहिए कि बिजली भी कम खर्च होगी, ठीक है। एंड कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प्स यानी कि CFLs फॉर प्रोड्यूसिंग लाइट इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स। देखो बल्ब का क्या होता है, जब आप बल्ब जलाते हो तो उससे गर्मी भी प्रोड्यूस होती है, हीटिंग इफेक्ट भी होता है उसका, उसकी वजह से क्या हो जाता है कि भाई ज़्यादा बिजली फूकती है, क्योंकि वो दो काम कर रहा है, रोशनी भी दे रहा है, गर्मी भी दे रहा है। लेकिन LED जो होती हैं, CFL जो होती हैं, वो केवल लाइट देती हैं, गर्मी नहीं देती हैं। तो जब एक काम उनका कम हो गया तो बिजली भी वो कम खर्च होगी उसमें, तो हमें यही यूज़ करनी चाहिए। दे डू नॉट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट, ये उस प्रिंसिपल पे काम ही नहीं करती हीटिंग इफेक्ट वाले पे। सो दे डू नॉट हैव फिलामेंट, इनके अंदर फिलामेंट नहीं होता, जैसे बल्ब के अंदर फिलामेंट होता है। ज़्यादा बहुत ज़्यादा अगर तेज़ मान लो कि
इलेक्ट्रिक करंट पास हो गया तो क्या होगा, फिलामेंट टूट जाता है तो बल्ब खराब हो जाता है, लेकिन इनमें फिलामेंट नहीं होता। सो दे डू नॉट वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बाय प्रोड्यूसिंग हीट। फिलामेंट के कारण हीट प्रोड्यूस होती थी, यहाँ पर फिलामेंट ही नहीं है, हीट प्रोड्यूस ही नहीं होती है, हैंस दे आर वेरी पावर एफिशिएंट। क्यों? क्योंकि बिजली बचाती हैं। इन अदर एडवांटेज, क्योंकि लिखने के लिए आ सकता है एलईडी और सीएफएल का एडवांटेज। दूसरा क्या एडवांटेज है, इज दैट दे कैन बी फिक्स्ड इन एन ऑर्डिनरी बल्ब होल्डर। आपके घर में जो भी बल्ब होल्डर है आप वहाँ पे जाके इसको लगा सकते हो, फिक्स कर सकते हो। दो एलईडी एंड सीएफएल आर इनिशियली मोर एक्सपेंसिव होती हैं, अभी ये खरीदने जाओगे तो थोड़ा ज़्यादा महंगी पड़ती हैं, बल्ब बहुत सस्ते आ जाते हैं, लेकिन एक बार खर्चा करना और बार बार आपका पैसा बच रहा है, बिजली का बिल तो आपका कम ही आएगा फिर उसके बाद, बट देयर रनिंग कॉस्ट इज मच लोअर, राइट। रनिंग कॉस्ट मच लोअर है, मतलब यही है कि बिजली का बिल आपका कम आएगा, इनको चलाने की कॉस्ट कम होती है। दे आर वेरी एफिशिएंट एंड लॉन्ग लास्टिंग, बहुत चलती हैं ये, बहुत जल्दी फुकती नहीं है ये। बिफोर बाइंग एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, अगर आपने कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस आप खरीदने चाह रहे हो तो एक चीज़ का ध्यान रखना है, यू शुड लुक फॉर द ISI मार्क। आपको देखना है कि उस पर ISI मार्क है या नहीं है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है, उसका होना चाहिए अप्लायंस पर। ISI स्टैंड्स फॉर इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट, ये याद कर लेना, आ सकता है क्वेश्चन। द ISI मार्क इंश्योर करता है दैट द अप्लायंस इज सेफ एंड वेस्टेज ऑफ एनर्जी इज मिनिमम, है ना। अप्लायंस बिल्कुल सेफ है और इसमें एनर्जी हमारी वेस्ट सबसे कम होगी, मिनिमम होगी। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ की बात करें, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ इज अ सेफ्टी डिवाइस। फ्यूज़ जो होता है वो सेफ्टी डिवाइस है। फ्यूज़ उड़ जाएगा तो समझ लो एकदम से करंट रुक जाएगा, पास नहीं होगा उस चीज़ में से। एन इलेक्ट्रिक फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस विच ब्रेक्स द इलेक्ट्रिक सर्किट, रास्ते को एकदम से कट से तोड़ देता है। व्हेन देयर इज एन एक्सेसिव फ्लो ऑफ करंट इन अ सर्किट, कई बार वोल्टेज हाई आ जाती है, एकदम बहुत हाई वोल्टेज पे लाइट आ गई तो क्या होगा, आपका जो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ लगे होते हैं ना चीज़ों में, वो एकदम से फ्यूज़ उड़ जाएगा। फ्यूज़ उड़ जाएगा तो क्या होगा, वो जो करंट था वो एकदम से रुक जाएगा, टूट जाएगा और बीच में आपका अप्लायंस खराब होने से बच जाएगा, ठीक है। ये प्रिवेंट करता है डैमेज टू द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को एंड पॉसिबल इलेक्ट्रिक फायर को। बहुत ज़्यादा एकदम से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए तो आग भी लग सकती है, तो ये फ्यूज़ हो जाएगा, जैसे ही उड़ेगा फ्यूज़ हमारा, ये इस प्रिंसिपल पे काम करता है कि बहुत तेज़ हीट अगर इसमें प्रोड्यूस हो गई तो ये बीच में से करंट को तोड़ देता है। अ फ्यूज़ वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट, राइट। चलो, अ फ्यूज़ कंसिस्ट ऑफ अ पीस ऑफ थिन वायर। एक फ्यूज़ में क्या होता है, बहुत पतली सी वायर होती है, जनरली हम बात करते हैं ये एन alloy ऑफ टिन एंड कॉपर होता है इसके अंदर, हैविंग अ लो मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि अगर थोड़ी बिजली इसमें से पास हो रही है तो ये मेल्टिंग इसकी नहीं होगी, लेकिन ज़्यादा पास कर दी तो पिघल जाएगा और टूट जाएगा तुरंत। इट ऑलवेज कनेक्टेड इन अ सीरीज विद एन इलेक्ट्रिक सर्किट, सीरीज में लगा होता है सर्किट रास्ते में ये पूरा, ठीक है। व्हेन एक्सेसिव करंट फ्लो होता है इन अ हाउस होल्ड सर्किट, घर का जो सर्किट है, घर का जो बिजली का रास्ता है उसमें, द थिन फ्यूज वायर गेट्स टू मच हीटेड, अगर वो बहुत ज़्यादा हीट हो जाए तो मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा द सर्किट इमीडिएटली, यानी वो रास्ता एकदम से टूट जाएगा, द करंट स्टॉप्स फ्लोइंग इन द सर्किट, करंट एकदम रुक जाएगा, सर्किट में नहीं जाएगा, एंड दस डैमेज टू वेरियस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज इज प्रिवेंटेड, हम बचा सकते हैं डैमेज को। व्हेन अ फ्यूज गेट्स मेल्टेड, जब फ्यूज जो मेल्ट हो जाता है, अ न्यू फ्यूज हैज़ टू बी फिटेड इन प्लेस टू रीस्टोर द इलेक्ट्रिक सप्लाई अगेन इन द हाउस होल्ड सर्किट। आप फ्यूज़ चेंज कर दीजिए, बस आपका फ्रिज खराब होने से बच सकता है, आपका माइक्रोवेव खराब होने से बच सकता है, सिर्फ फ्यूज़ जाता है जो कि महंगा नहीं पड़ता है। ये देखिए आपको डायग्राम में दिखा रखा है वर्किंग ऑफ अ फ्यूज़ कैसे होता है। देखो इलेक्ट्रिक सर्किट उसने ब्रेक कर दिया बीच में से, ठीक है, और यहाँ पर ये नॉर्मल है, वायर जो है फ्यूज़ वायर जो है वो जुड़ी हुई है, ये देखो फ्यूज़ पे वायर जुड़ी हुई है, नॉर्मल इलेक्ट्रिक करंट नॉर्मल फ्लो हो रहा है इसमें से, नॉर्मली निकल रहा है यहाँ से, तो ये बल्ब आराम से ग्लो हो रहा है, ये जुड़ा हुआ है। लेकिन जैसे ही इसने क्या किया, लार्ज इलेक्ट्रिक करंट आपने पास किया, ये वायर बीच में से फटाक से ब्रेक हो जाएगा और बल्ब भी बंद हो जाएगा, तो बल्ब हमारा सेफ रहेगा, बेसिकली ख़राब नहीं होगा। डू नॉट इन्वेस्टिगेट एन इलेक्ट्रिक फ्यूज़ कनेक्टिंग टू द मेन सर्किट, खुद मत करने बैठ जाना। विजिट एन इलेक्ट्रिक रिपेयर शॉप एंड रिप्लेस करो उसको, बर्न फ्यूज़ को विद अ न्यू वन, ठीक है, बर्न वाले को अब यूज़ नहीं करना है। अब आजकल MCB आ गई हैं, दीज डेज क्या हो गया है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स आ गए हैं, MCBs आर इंक्रीजिंगली बीइंग यूज्ड इन प्लेस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज़। फ्यूज़ की जगह लोगों के घर में MCB है। भगवान न करे अगर किसी घर में करंट लग जाए किसी को, भाग के जाना है, MCB डाउन कर देना, नीचे कर देना। जैसे ही आप इसके स्विच को नीचे कर दोगे, MCB डाउन करोगे बच्चे, तो घर में सारी इलेक्ट्रिसिटी, जितने भी अप्लाइंसेस पर इलेक्ट्रिसिटी जा रही थी वो सब बंद हो जाएंगे, तो तुरंत वो व्यक्ति को करंट लगना बंद हो जाएगा, ठीक है। मेन ऑब्जेक्ट तो आपको ये चैप्टर पढ़ाने का यही है, ठीक है। तो दीज आर स्विचेस, ये इस तरह के स्विच होते हैं विच ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाते हैं व्हेन द करंट इन अ सर्किट एक्सीड्स हो जाए सेफ लिमिट से।
अब एक सेफ लिमिट है, आपकी सब चीज़ें आराम से चल रही हैं, लेकिन अचानक से बिजली जो है बहुत ज़्यादा पास हो जाए, ठीक है, बहुत ज़्यादा वोल्टेज पे आ जाए, तो तुरंत क्या होगा, ये MCB डाउन हो जाएगी, ये गिर जाएगी, अपने आप नीचे आ जाएगा ये स्विच। अब ऐसे में क्या होगा, ऑटोमेटिकली लाइट चली जाएगी। आपका जैसे ही सब चीज़ें नॉर्मल होंगी, आप इसे वापस अपने हाथ से ऑन करोगे तो सब चीज़ें वापस चल जाएंगी। तो आपकी अप्लायंस पे कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट को ये बचा लेता है। When the fault in the circuit has set right, जैसे ही फॉल्ट सर्किट का रास्ते का जो भी गड़बड़ था वो ठीक हो जाता है, तो MCB कैन बी रीसेट। आप उसे रीसेट कर सकते हो, उसे ऑन कर सकते हो। पोजीशन, ऑन पोजीशन बुला सकते हो, एंड द सर्किट इज़ वंस अगेन कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि रास्ता सही हो जाएगा। रास्ता सही हो जाएगा तो वहाँ से ट्रैफिक जा सकता है, यानी कि करंट फ्लो हो सकता है। दस अनलाइक अ फ्यूज़, लेकिन फ्यूज़ में क्या स्थिति थी, तुमको जाना पड़ता था दुकान पे, नया लाना पड़ता था। MCB के केस में ये नहीं होता है। अ फ्यूज़ विच कैन बी यूज ओनली वंस एंड हैज़ टू बी रिप्लेस्ड, है ना, फ्यूज़ को तो मैं रिप्लेस करना पड़ता था, वायर ब्रेक हो जाता था तब। लेकिन MCB कैन बी रीसेट मैन्युअली, है ना, हम इसे अपने आप मैन्युअली रीसेट कर सकते हैं टू रिस्टोर इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी हमारी वापस आ सकती है। यू शुड लुक फॉर ISI मार्क, ये ज़रूर देख लेना MCB पर भी, सो एज टू इंश्योर दैट यू बाय ओनली गुड क्वालिटी MCBs। इस साइड आ जाओ। कॉजेज ऑफ एक्सेसिव फ्लो ऑफ करंट। अब देखो एक्सेसिव होता क्यों है, कई बार एन एक्सट्रीमली लार्ज करंट कैन फ्लो इन द हाउस होल्ड सर्किट, काफ़ी ज़्यादा करंट फ्लो हो जाता है कई बार करके सर्किट में, अंडर टू सर्कमस्टेंसेस। एक तो शॉर्ट सर्किट हो जाए, दूसरा ओवरलोडिंग हो जाए। शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, वी यूज़ केबल्स, यानी कि तार एंड वायर्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स, है ना, इलेक्ट्रिक सर्किट्स में हम इन्हें यूज़ करते हैं। दीज वायर एंड केबल कंसिस्ट ऑफ 3 वायर्स, 3 वायर होते हैं, 3 टाइप के, ठीक है। वायर एंड केबल कंसिस्ट ऑफ 3 वायर्स, तो लिव वायर होता है, दूसरा न्यूट्रल वायर होता है, तीसरा अर्थ वायर होता है। पता कर लेना, अच्छे से याद कर लेना। समटाइम्स द लिव वायर एंड द न्यूट्रल वायर इन अ सर्किट टच ईच अदर। कौन कौन से लिव वायर और न्यूट्रल वायर आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, है ना। अब अगर ऐसा हो जाए, टच कर जाए ईच अदर को, ड्यू टू द डिफेक्ट और डैमेजिंग वायर, है ना, तभी ये टच करेंगे। बिकॉज ऑफ दिस द रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट बिकम्स ऑलमोस्ट जीरो। अब रेसिस्टेंस नहीं होगा तो करंट ज़्यादा फ्लो होने लगेगा। हमने बात क्या कि रेसिस्टेंस है, जितना ज़्यादा फ्लो उतना कम। अब अगर आपस में चिपक गए, टच हो गए, रेसिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, लार्ज करंट उसमें से फ्लो हो जाएगा। सडन फ्लो ऑफ वेरी लार्ज करंट ड्यू टू द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ कौन से 2 वायर, लिव वायर एंड न्यूट्रल वायर, उसको हम शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। द शॉर्ट सर्किट मे लीड टू फायर, तो उसकी वजह से आग लग जाती है। ओवरलोडिंग हो जाए, व्हेन टू मेनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, आप एक ही स्विच से लगा दें, बिल्कुल मत लगाया कीजिए, इट्स अ वेरी डेंजरस थिंग, ठीक है। कनेक्ट करते हैं सिंगल सॉकेट से, दे टू एक्सट्रीमली लार्ज करंट फ्रॉम अ हाउस होल्ड सर्किट, बहुत सारा करंट उसकी तरफ भागता है, फ्लो होता है, और सारा क्या हो जाता है, वायर जो है ओवर हीटेड हो जाता है। द ओवर हीटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक वायर इज इन एनी सर्किट ड्यू टू द फ्लो ऑफ लार्ज करंट, तो क्या होता है, ओवरलोडिंग हो जाएगी इलेक्ट्रिक करंट की। एक्सेसिव ओवरलोडिंग हो जाए फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो इसकी वजह से फायर यानी कि आग लग जाती है। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट पेज। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट कैसा होता है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ वायर, जब आप किसी वायर में से इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हो, द करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, और मैग्नेट की तरह वो बिहेव करता है। उसके आसपास के एरिया में मैग्नेटिज्म आ जाता है, तार के आजू बाजू में मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, एंड दिस इज कॉल्ड अ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ अ करंट। अ डैनिश साइंटिस्ट थे हैंस क्रिश्चियन ओस्टर, जो भी इनका नाम है भाई याद कर लेना, ओरेस्टेड was the first person to notice, उन्होंने सबसे पहले नोटिस किया डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास, कि जो कंपास की निडल है वो हिल डुल रही है, कुछ डिफ्लेक्शन हो रहा है एवरी टाइम। जब भी करंट हम पास करते हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। तो करंट पास कर रहे हैं तो ये निडल क्यों हिल रही है, क्यों हो रही है, नीचे की तरफ झुकती है वो। अब इसे शो करने के लिए, टू शो द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट थिंग्स, हमें क्या क्या चाहिए, पीस ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर चाहिए विद बेयर एंड्स, ठीक है, मतलब कुछ और नहीं लगाना चाहिए उस पर। बैटरी चाहिए, एक स्विच चाहिए, कनेक्टिंग वायर्स होना, मैग्नेटिक कंपास। मेथड क्या है, कनेक्ट अ थिक इंसुलेटेड कॉपर वायर, कनेक्ट करो आप AB टू अ बैटरी थ्रू अ स्विच बाय यूजिंग कनेक्टिंग वायर सच एज कॉपर वायर। AB इज द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, अ कंपास इज प्लेस्ड अंडर अ वायर AB। अभी आई एम टू टायर्ड, क्या किया जाए, इसमें अभी बहुत सारा कुछ बचा हुआ है, अगले वीडियो में से कवर करते हैं, ठीक है, क्योंकि एक साथ बहुत ज़्यादा, अभी तो बहुत सारा चैप्टर बचा हुआ है आपका। तो अगले वीडियो में मैं इस चैप्टर को ख़त्म कर दूंगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, ठीक है। अभी चैप्टर हमारा है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स। बाय बाय।